नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीटीपीएससी पीईटी 2021 भारतीय संविधान का हम जो लेक्चर चला रहे हैं उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को, यानी कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तथा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर 4 है तथा केंद्र राज्य संबंध का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें शामिल कौन कौन से विषय हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 7वीं अनुसूची में जो है आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो संघ सूची होती है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है यह किसके पास होता है। तो संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है यह संसद के पास होता है, यानी केंद्र के पास होता है। तो इससे आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार के पास जो होता है पावर होती है इसमें कानून बनाने की। जिससे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि संघ सूची के विषयों पर जो है कौन कानून बना सकता है। तो केंद्र सरकार जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो विषय होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल, विदेशों के साथ संबंध, युद्ध तथा शांति, रेलवे, तार, डाक, ये सभी इम्पॉर्टेंट जो विषय हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं तथा इन पर जो है कानून केंद्र सरकार बनाती है। तथा स्टार्टिंग में 7वीं अनुसूची में जब संघ सूची के विषयों को शामिल किया गया तो इसमें 97 जो है टोटल सब्जेक्ट थे, परंतु वर्तमान में अब इसमें संशोधनों के बाद जो है इसमें जो है संघ सूची के जो विषय वो 100 हो गए। जैसे भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में 100 विषय रखे गए हैं संघ सूची में। अब अगर हम बात करें हम समवर्ती सूची की, कंकरेंट लिस्ट की, तो इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, परंतु गतिरोध की स्थिति में जो संसद यानी कि केंद्र का कानून होगा वह मान्य होता है। जैसे भी आप याद रखिएगा, समवर्ती सूची में संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु गतिरोध होने पर जो है संसद का कानून मान्य होता है। जैसे भी आप याद रखिएगा, तो इस सूची समवर्ती सूची में आपको मिलेगा दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, शिक्षा इत्यादि जैसे जो विषय हैं आपको मिलेंगे समवर्ती सूची में। प्रेजेंट मतलब जब स्टार्टिंग में इसमें 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं आपको समवर्ती सूची में मिलेंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, राज्य सूची। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है यह राज्य विधानमंडल को होता है। जिसे आप याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सूची पर। जिसे भी आप याद रखिएगा। इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे आपका पुलिस हो गया, भूमि हो गया, लोक व्यवस्था हो गई, मनोरंजन। तो स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं आपको मिलेंगे राज्य सूची में। स्टार्टिंग में इसमें 66 सब्जेक्ट थे, परंतु 7वें तथा 42वें संशोधन के बाद इसमें अब 66 सब्जेक्ट ही बचे हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितने विषय वर्तमान में हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो सेंट्रल लिस्ट है इसमें आपको मिलेंगे 100 विषय वर्तमान में। उसके बाद आपका जो समवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट है इसमें आपको मिलेंगे 52 सब्जेक्ट, और आपको आपका जो राज्य सूची इसमें मिलेंगे वर्तमान में 61 सब्जेक्ट। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंटर स्टेट रिलेशन से जो फैक्ट है उनको। तो कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 248 देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 248 है यह घोषित करता है कि अवशिष्ट अर्थात शेष रह गई शक्तियाँ, यानी कि जो केंद्र सूची में, राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में जो भी शक्तियाँ सम्मिलित नहीं की गई हैं उनको अवशिष्ट शक्तियों की श्रेणी में रखा गया है तथा इन अवशिष्ट शक्तियों पर जो है केंद्र जो है कानून बना सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह पावर आर्टिकल 248 के तहत दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तब तक संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास, यानी कि मान लीजिए जब तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होगा
उस समय तक जो है, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा तब तक जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 250 में बताया गया है। संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद समाप्त हो जाएंगी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 252 में कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानमंडल है वह संकल्प पारित करके संसद से अगर निवेदन करती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 252 यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि पारित कर सकती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 253। इसके बाद आर्टिकल 356 क्या कहता है, अगर आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां जो हैं कुछ समय के लिए केंद्र में को मिल जाती है। आप याद रखिएगा, अगर 356 के तहत अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय जो है राज्य की जो सभी शक्तियां होती हैं वह केंद्र के पास चली जाती है, यानी कि राज्य से रिलेटेड जितने भी कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंतर्गत ये सभी आर्टिकल आते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए। केंद्र राज्य की कराधान शक्तियाँ यहाँ पे क्या क्या हैं, यानी कि केंद्र और राज्य की जो कराधान कर लगाने की जो शक्तियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो संघ सूची के कर कौन कौन से होते हैं, पहले इसको देख लीजिए। यानी कि संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार कौन कौन से कर लगा सकती है। इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर संसद विधि बनाकर कर लगा सकती है। विषय इसमें कौन कौन से हैं, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और इसके बाद आपका निगम कर, सीमा कर और समाचार पत्रों के में प्रकाशित विज्ञापनों तथा क्रय विक्रय पर कर, सेवा कर आदि इसमें शामिल होते हैं संघ सूची में। इन पे जो है कौन कर लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाती है। इसके बाद आपका राज्य सूची के कर कौन कौन से होते हैं, इसमें जो है ऐसे विषय आते हैं जिन पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कर लगाया जाता है। जैसे आपका भू राजस्व का निर्धारण हो गया, संग्रहण हो गया, कृषि आय पर कर, आपका कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क हो गया, भूमि तथा भवनों पर कर हो गया, पथ कर, विद्युत पर कर, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर कर, ये सभी कर जो हैं शामिल होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। इसके बाद समवर्ती सूची कर कौन कौन से होते हैं, यानी कि इनको कौन कौन लगा सकता है, केंद्र सरकार भी लगा सकती है और राज्य सरकार भी लगा सकती है। तो मशीन वाहनों पर कर, न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, इसके बाद उपयुक्त विषयों से संबंधित फीसें, किंतु इनमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें शामिल नहीं होती। इन पे जो है कर लगाने का जो अधिकार है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य भी इस पर लगा सकता है और केंद्र भी लगा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक था केंद्र राज्य संबंध का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा जो 5वां टॉपिक होगा वह संसदीय प्रणाली पर आधारित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।